सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। शॉर्ट में इसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का प्रयोग, यंग एक थॉमस यंग एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले व्यतिकरण से संबंधित एक प्रैक्टिकल किया था और इस प्रैक्टिकल की सहायता से इन्होंने सिद्ध किया था कि जो व्यतिकरण की जो घटना में होती है उससे उन्होंने तरंग प्रकृति की पुष्टि की थी और उसके आधार पर ये जो प्रयोग है इतिहास में इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि व्यतिकरण की घटना सर्वप्रथम इसी प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित की गई थी और साथ में इस प्रयोग की सहायता से हम किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रयोग जो होता है इतिहास में इसलिए हम इसका महत्व है क्योंकि व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला ये पहला प्रयोग था। दूसरी घटना ये थी कि इस प्रयोग से प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है। यानी प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत हमने पढ़ रखा है, आइगन का तरंग सिद्धांत, उस तरंग सिद्धांत की पुष्टि इस प्रयोग की सहायता से होती है। तीसरा, इस प्रयोग की सहायता से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थॉमस यंग का जो प्रयोग है, ये प्रयोग का ऐतिहासिक महत्व है। इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण ये है कि इस प्रयोग की सहायता से व्यतिकरण की घटना सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई थी। साथ में इस प्रयोग की सहायता से तरंग सिद्धांत की पुष्टि स्पष्ट हुई थी। तीसरी चीज है कि इस प्रयोग की सहायता से अपन प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन कारण है जिससे इस प्रयोग का ऐतिहासिक महत्व है। अब वास्तविक प्रयोग क्या है वो हम देखेंगे। यंग ने क्या किया कि एक प्रकाश स्रोत लिया। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश को एक कार्डबोर्ड रख दिया, गत्ता रख दिया। उस गत्ते में दो छेद कर दिए, एक S1 और S2। S1 और S2 को हम स्लिट बोलते हैं। स्लिट का मतलब बारीक छिद्र। जो बारीक छिद्र होता है उसको नाम दे दिया स्लिट। तो यहाँ से प्रकाश जो है ये यहाँ आ रहा है और इधर यहाँ जा रहा है। तो ये यहाँ एक स्लिट है और एक स्लिट यहाँ, एक बहुत बारीक छिद्र है। इस तरह से बारीक छिद्र होता है, इसको हम स्लिट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं झिर्री, स्लिट। S1 S2 क्या है? स्लिट है, स्लिट है, दो स्लिट है मतलब बारीक झिर्री छिद्र है, बारीक छिद्र इसको बोलते हैं। अब ये प्रकाश जब S1 और S2 से गुजरेगा तो दो तरंगे अलग अलग छिद्र से होकर जा रही है। हमने पढ़ा है कि जब दो तरंगे एक ही दिशा में चलती है, क्या होता है कि एक ही दिशा में दोनों तरंगे चलती है और उनका क्या होता है? अध्यारोपण होता है। लेकिन कंडीशन ये डाल देते हैं उसमें कि जो प्रकाश तरंगे होती है उनकी आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यतिकरण की घटना हमने पढ़ रखी, इसका पहला वीडियो हमने बना रखा। व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या भी हमने पढ़ रखी है, तो पहले वाला वीडियो अच्छी तरह से देखें ताकि ये वीडियो अपने को समझ में आ जाएगा। तो व्यतिकरण की घटना में क्या होती है कि दो तरंगे होती है और उनकी आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होती है। अब आवृत्ति बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों के प्रकाश स्रोत एक जैसे होना चाहिए। अब दो यदि स्रोत है, मान लो अलग अलग, मान लो दो स्रोत अलग अलग हमने ले लिए और इससे तरंगे यदि निकल रही तो क्या होगा कि इनकी आवृत्तियां अलग अलग हो सकती है। क्या होगा कि दो तरंगे हैं, दो स्रोत है प्रकाश के अलग अलग, यदि हमने दोनों अलग अलग स्रोत ले लिए तो उससे जो प्रकाश किरणें निकलेगी, तरंगे निकलेगी, उन तरंगों की आवृत्तियां अलग अलग होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उसमें कंपन एक जैसे नहीं होते दोनों स्रोत में। दोनों यदि बल्ब ले ले मान लो तो उनमें जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो एक समान नहीं होता है, इसलिए उनकी आवृत्तियां भी अलग अलग होती है। परंतु यदि एक ही स्रोत लिया हमने, ये मान लो एक ही स्रोत से ले लिया और इससे अपने दो स्रोत बना लिए अलग अलग, एक ही स्रोत से दो अलग अलग स्लिट से होकर गुजार के दो तरंगे अलग अलग बना ली, तो इनकी आवृत्तियां बिल्कुल बराबर होगी क्योंकि स्रोत एक ही है
और उसको हमने दो भागों में अलग अलग दो स्रोत उससे हमने बना लिए। तो यंग का प्रयोग का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि उसने लिया था एक ही स्रोत और उस स्रोत क्या किया, दो अलग अलग छिद्र से होकर गुजारता है, तो उससे क्या होता है, दो स्रोत अलग अलग प्राप्त हो जाता है, S1 और S2, दो स्लिटें हैं, तो ये दो स्रोत की भांति व्यवहार करने लगती है। तो एक तरंग इधर से जा रही है, एक तरंग इधर से जा रही है। अब दोनों तरंगों की आवृत्तियां बिल्कुल बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों जो है एक ही स्रोत से निकली हुई, इनकी दूरी भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक कि S1 S2 बराबर है, S1 S1 और S2 ये दोनों बराबर है, दूरी बराबर होगी तो उनकी आवृत्तियां भी बिल्कुल बराबर ही होगी। तो कहने का मतलब ये है, स्रोत एक लेंगे तो उनकी आवृत्तियां भी बराबर होगी। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उस एक स्रोत से दो स्रोत अलग अलग बना लिए, दो तरंगें अलग अलग निकाल ली और उनका क्या किया, उन्होंने अध्यारोपण किया, मतलब उनको दोनों को आपस में मिलाया। तो प्रैक्टिकल ये देखा गया कि यहाँ एक पर्दा लगा दिया, इस पर्दे पे ये देखा गया कि कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण की परिभाषा हमने पढ़ रखी है कि जब दो तरंगे समान आवृत्ति की और लगभग समान आयाम की एक ही दिशा में चलती है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण कहलाता है और जहां पर न्यूनतम तीव्रता होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये दो प्रकार के हमारे पास में व्यतिकरण हमने पढ़ रखा। जहां पर अधिकतम तीव्रता होगी उसको हम संपोषी कहेंगे और वहां पर जो तीव्रता होती है ज्यादा होती है तो वो जो लाइनें दिखेगी जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं, चमकीली लाइन या दीप्त लाइन जिसको हम फ्रिंज कहते हैं, लाइन मतलब फ्रिंज नाम दे दिया था। तो वो जो लाइनें चमकीली लाइन दिखती है या दीप्त लाइन दिखती है उसकी हम चौड़ाई निकालें कितनी चौड़ाई होगी, साथ में जो काली लाइन दिखेगी या अदीप्त लाइन दिखेगी उसकी हम चौड़ाई यहाँ पर ज्ञात करेंगे कितनी होगी। तो पर्दे पे क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्दा जो ले रखा है इस पर्दे के ऊपर इस तरह से काली बीच में चमकीली काली चमकीली लाइनें दिखाई देती है पूरे पर्दे के ऊपर। अब क्यों दिखाई देती है हमने पढ़ रखा है कि यदि दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होगी तो क्या होगा, चमकीली लाइन दिखाई देगी, संपोषी व्यतिकरण होगा, और यदि विपरीत कला में अध्यारोपित होगी तो क्या होगा, उसमें विनाशी व्यतिकरण होगा, काली लाइन या अदीप्त लाइन दिखाई देती है। तो पर्दे पर इस तरह से यहाँ पर लाइनें दिखाई देती है, चमकीली और काली लाइन। क्यों दिखाई देती समझ में आ गया? दोनों तरंगें यदि समान कला में जा रही है तो तीव्रता अधिकतम हो जाती है, हमने पिछला वीडियो पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज कहते हैं, चमकीली फ्रिंज बोलते हैं। और यदि दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, एक ऊपर एक नीचे, तो जो पर्दे पर लाइन दिखाई देगी, फ्रिंज दिखाई देगी, वो काली होगी जिसको हम अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। अब मान लिया कि इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी अपने 2D मान ली है, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को हमने कैपिटल D मान लिया है और इस P बिंदु से इस जहां पर ये हमने मिल रहे दोनों तरंगे है ना, इसका विस्थापन yn मान लिया। n का मतलब n भी फ्रिंज मान लिया। अब मान लो कि 10 20 30 कुछ भी लाइन यहाँ देख सकते हैं, तो हमने मान लिया n भी फ्रिंज है या n भी लाइन हमारे पास में जिसका विस्थापन हमने क्या मान लिया है, yn मान लिया है। मान लो 50वीं फ्रिंज है, 50वीं लाइन है, तो n का मान 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो भी फ्रिंज काली लाइन या चमकीली लाइन होगी उसकी संख्या अपने को yn के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यदि स्लिट नहीं होती तो ये प्रकाश स्रोत से कहाँ जाके टकराता, बिंदु P पर टकराता, या सीधा सीधा आ जाता, यहाँ से गया प्रकाश और सीधा सीधा यहाँ। यदि एक गट्टा हमने नहीं लगाया तो ये प्रकाश सीधा सीधा यहाँ पे टकरा जाता है, यानी उसमें बीच में कोई कलांतर नहीं होता। यानी दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज जो होती है सेंटर में, वो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, मतलब चमकीली लाइन अपने को प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें बीच में कोई कलांतर नहीं होता है। जब कलांतर नहीं होता, 0 डिग्री का कलांतर होता है, तो हमने पिछला वीडियो बना रखा है, उसमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। अब यदि गट्टा लगा देंगे तो होगा क्या कि एक तरंग इधर से जाएगी और एक तरंग इधर से जाएगी, तो इनके बीच में क्या होगा, मार्ग में अंतर आ जाएगा, जिसको या पथ में अंतर आ जाएगा, जिसको अपन पथांतर बोलते हैं। पथ में अंतर, पाथ डिफरेंस, दोनों के पाथ में अंतर आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि एक का रास्ता इधर से ये इधर से जा रहे हैं और दूसरे का रास्ता ये, तो दिख रहा है कि यहाँ तक तो दोनों बराबर जा रहे हैं, इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से इधर भी दूरी बराबर है। ये इतना अंतर आ गया, ये घूम के जा रहे हैं इधर से, तो इतना अंतर आ रहा है दोनों तरंगों के बीच में। जाना H2A को अपन बोले पाथ डिफरेंस या पथांतर कहते हैं, पथांतर या पाथ डिफरेंस बोलेंगे इसको, मार्ग में अंतर, पथांतर या मार्गांतर या पाथ डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक तरंग इस रास्ते से जा रही है ये और एक तरंग इस रास्ते से जा रही है, तो दोनों के मार्ग में अंतर कितना होगा। चित्र में देखो, यहाँ तक तो इधर दोनों बराबर है, बराबर दूरी पर है और यहाँ से इधर भी ये बराबर दूरी पे जा रहे हैं। देखो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डाल दें दूरी बताने के लिए, तो यहाँ से इधर की दूरी भी बराबर है, अब इधर की दूरी बराबर है, तो अंतर कितना आ रहा दोनों के बीच में, H2A का अंतर आ रहा। और ये अपन H2A का मतलब ज्ञात करेंगे कि दोनों तरंगों के बीच में कितना पथ में अंतर आता है या पथांतर होता है या मार्ग में अंतर आता है, जिसको अपन पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक अपने थीटा कोण बना के इसको ज्वाइन कर दिया O को Q से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें थीटा कोण बना के। ये मैथमेटिकल अपने को करना है, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसकी गणितीय व्याख्या करने के लिए हमने ऐसा बना दिया ट्रेंगल बनाने के लिए। अब ट्रेंगल में क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रेंगल पढ़ रखा हुआ, सिमिलर ट्रेंगल जिसको हम बोलते हैं, समरूप त्रिभुज हमने पढ़ रखा है, उस समरूप त्रिभुज का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, उस गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो ये वाला ट्रेंगल देखो S1 H2A थीटा एंगल बन रहा है, और एक ट्रेंगल ये देखो OPQ, इसमें भी कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ये दोनों ट्रेंगल जो है, दोनों त्रिभुज है, वो समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे है। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है छोटी क्लास में। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनकी जो संगत भुजा होती है उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजा में कोई से दो भुजा ले सकते हैं। मान लो मैं कोण के सामने वाली यहाँ भुजा लेता हूँ। इस त्रिभुज की पहले बात करते हैं अपन, S1 H2A। इस त्रिभुज में कोण यहाँ बन रहा है एंगल, तो उसके सामने की भुजा क्या है, H2 है। एंगल के सामने की भुजा H2 है। ये हमने एंगल जो बन रहा है यहाँ पर थीटा, इस त्रिभुज में कहा, पहले वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज S1 H2A, ये H2 है, तो इसमें एंगल के सामने की भुजा क्या है, H2A लिख दिया। पहले हम एंगल के सामने की भुजा लिख रहे हैं दोनों ट्रेंगल में, ध्यान रखना। फिर अपान में PQ, इस ट्रेंगल के सामने की भुजा क्या है, PQ, H2A अपान PQ अपान जो ट्रेंगल जिसके साथ बन रहा है हमारे पास S1 H2 ये वाली, और इसके साथ ट्रेंगल बन रहा है हमारे पास ये थीटा, तो OQ लिख सकते हैं अपन, OQ। तो एंगल के सामने की भुजा H2 है और इसके एंगल के सामने भुजा PQ, इसके S1 H2 या OQ लिखो। ये दोनों साइड का रेशो का, दोनों जो साइड होती है उसका रेशो निकल आएगा। या ये जो पॉइंट होते हैं P और Q, ये बहुत पास पास में होते हैं, ध्यान रखना। तो इस एंगल के सामने की भुजा को अपन साइड जिसके साथ एंगल बनता है उसको OP भी हम लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो फ्रिंजें जो बनती है बहुत पास पास में होती है, जो पॉइंट होता है, क्योंकि लाइट जब जाता है तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो पाता, बहुत पास पास में बनती है लाइट। अपन पर्दे पे इसको जूम करके बता रहा था कि ये इतनी दूर है, वास्तव में जो पॉइंट होता है बहुत पास पास में होते हैं। तो Q पॉइंट को हम P के पास मान सकते हैं, यानी P और Q को दोनों हम निकट मान सकते हैं, यानी P की जगह Q लिख सकते हैं, Q की जगह हम P लिख सकते हैं। तो इसमें क्लियर कर लेना कि ये एंगल है, इसके सामने की भुजा ये है, H2 है। एंगल के सामने की भुजा क्या है, H2 है। ये एंगल है, इसके सामने भुजा PQ है, तो H2 है अपन PQ ये लिख दिया। अब जिसके साथ एंगल बन रहा है वो साइड लिख दो, S1 H2 S1 H2 S1 H2, और ये एंगल मान लो इसके साथ बन रहा OP,
तो इसके साथ हमने OP लिख दिया। अब OP और OQ दोनों इक्वल ही होंगे, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत नजदीक होते हैं, निकट होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, इसलिए O और Q या O और P दोनों लगभग इक्वल ही होते हैं, इसलिए अब ये हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज से। तो समरूप त्रिभुज में क्या होती है? दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो भुजाएं बराबर नहीं होती, उन दो भुजाओं का अनुपात रेशियो, दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। कोण के सामने की भुजा लिखना दोनों के, इस त्रिभुज के कोण के सामने की भुजा ये S2 है, इस त्रिभुज के कोण के सामने की भुजा PQ, S2 अपन PQ। फिर जिसके साथ एंगल बन रहा, कोण बन रहा S1 S2, S1 S2, और इसके साथ एंगल बन रहा OP OP। तो इस तरह से ये समरूप त्रिभुज में अपने को प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि दो साइड्स का, दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या कह सकते हैं लंब बटे लंब और कर्ण बटे कर्ण। लंब बटे लंब ले लो, यदि 90 डिग्री का है तो कर्ण बटे कर्ण। कोण के सामने भुजा लंब और ये हमारे पास है। तो इस तरह से कोई सी दो साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। या तीसरी साइड में इक्वल होगी, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है वैसे तो दो भुजाओं का अनुपात हम क्या करेंगे बराबर लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। S2 है, S2 अपने को ज्ञात नहीं है, इसको ऐसे लिखो। PQ, P से Q तक देखो, PQ को हमने YN माना तो PQ की YN पुट कर दिया। S1 S2, S1 और S2 के बीच की दूरी को हमने 2D माना, इसकी जगह 2D लिखते हैं। O से P तक पर्दे के बीच की दूरी को हमने D माना है, स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को हमने D माना। तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो S2A का मान निकल आएगा, S2A इक्वल टू YN इंटू 2D अपॉन D। अब S2A क्या है? अभी मैंने बताया था कि S2A दो तरंगों के बीच पथ में अंतर है, एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है। तो दोनों, यदि इसको हम हटा देते हैं मान तो दोनों तरंगों के बीच की दूरी बराबर आ रही है। देखो इस स्थिति में दोनों तरंगों के बीच की दूरी बराबर है, इधर से ये बराबर है और इधर ये बराबर है। ये वाला जो है इतना भाग ये पथ में अंतर कहलाता है, इसको हम पथांतर बोलेंगे। S2A को हम पथांतर कहेंगे। तो ये हमारे पास पथांतर हो जाएगा S2A। S2A पथ में अंतर पथांतर कहलाता है, दोनों तरंगों के बीच में पथ में अंतर होता है, इसको हम पथांतर के नाम से जानते हैं। अब दीप्त त्रिज्यों के लिए पिछला वीडियो में गणितीय व्याख्या बता रखी है व्यतिकरण की, उसमें दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर निकाल रखा और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, दोनों के लिए अपन पथांतर निकाल रखा। अब अपने को यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है n लेमड़ा, तो यहाँ पर S2A की जगह n लेमड़ा पुट कर देना, ये किसमें दीप्त फ्रिंज के लिए। तो इसकी जगह हम n लेमड़ा रख देंगे, n लेमड़ा YN, इसको ऐसे लिखना, इस यहाँ से YN का मान निकालना, इसका मल्टीप्लाई कर और 2D को नीचे लेना, YN निकल आएगा। फिर अपन YN प्लस 1 निकालेंगे, ये YN निकल गई, एक इसके ऊपर वाली जो फ्रिंज होगी है ना, उस फ्रिंज को हमने YN प्लस 1 मान लिया, इसके ऊपर वाली एक ज्यादा वाली। जैसे मान लो 50वीं फ्रिंज है तो ये 51वीं फ्रिंज हो जाएगी, एक ऊपर से ज्यादा वाली। YN प्लस 1 का मतलब जो हमने n ले रखी है 50वीं, उसके एक ऊपर ज्यादा यानी 51वीं फ्रिंज ले लेंगे तो YN प्लस 1 आ जाएगा। तो YN प्लस 1 कैसे निकालेंगे? इस n की जगह n प्लस 1 पुट कर देना, बस n की जगह n प्लस 1। ये 50वीं फ्रिंज मान लिया तो ये 51वीं फ्रिंज का विस्थापन आ जाएगा। दोनों के अपन विस्थापन निकालेंगे, कितनी दूरी पर वो स्थित है उसकी पोजीशन हम निकाल लेंगे। अब YN प्लस 1 में से YN को माइनस कर देंगे, इतनी दूरी में से YN प्लस 1 में से ये YN वाली जो दूरी प्लस करेंगे तो बीच की क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी। इस विस्थापन में से इधर वाला विस्थापन माइनस कर देंगे, नीचे वाला, तो YN प्लस 1 इतना है और YN इतना है, तो ये बीच की चौड़ाई निकल आएगी। तो जब भी YN प्लस 1 में से YN को माइनस करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। तो पहले YN निकालना, फिर YN प्लस 1 निकालेंगे और YN प्लस 1 में से YN को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। YN प्लस 1 माइनस YN, इस फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे इसको बीटा 1 से प्रदर्शित करेंगे। और YN प्लस 1 का मान ये हमने निकाल रखा है, YN प्लस 1 का मान ये है और YN का मान ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे
ये वाई प्लस वन का मान है, माइनस वाई एन का मान लिखना, ये वाई एन का मान है। लेमड़ा डी अपन 2d को कॉमन ले लेंगे, लेमड़ा डी अपन 2d को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से n प्लस वन बचेगा, माइनस एन बचेगा, एन से कैंसिल हो जाएगा, तो लेमड़ा डी बटे 2d बच जाएगा। तो ये जो बीटा वन हमने निकाली है, ये दीप्त परिधि की चौड़ाई कहलाती है। दीप्त मतलब चमकीली, जो चमकीली लाइन हमको दिखाई देगी उसकी चौड़ाई को बीटा वन से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हमारे पास काली लाइन भी आएगी इसमें, तो जिसको हम अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि अदीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होता है, दीप्त का कितना होता है n लेमड़ा, और अदीप्त का पथांतर कितना होता है 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 होता है। दोनों के पथांतर याद रखना। ये पिछला वीडियो मैंने बना रखा है, गणितीय व्याख्या व्यक्तीकरण की कर रखी, जिसमें कलांतर और पथांतर के बीच में हमने संबंध स्थापित किया था। वो वीडियो अच्छी तरह से देख लें ताकि ये वीडियो भी अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जब दीप्त फ्रिंज का पथांतर पूछे तो n लेमड़ा लिखना है, और यदि अदीप्त फ्रिंज का पथांतर पूछे तो 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 लिखेंगे। तो ये पथांतर की जगह, ये समीकरण 1 में जो इक्वेशन 1 में, इसकी जगह 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 पुट कर दें। 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 ये कब लिखना है? जब अदीप्त फ्रिंज होता, डार्कनेस फ्रिंज होता, काली फ्रिंज होता, लाइन दिखाई देता, ये उसका पथांतर होता है। अब यहाँ से फिर प्रोसेस वही करना, पहले क्या निकालेंगे वाई निकालेंगे और वाई प्लस 1 निकालेंगे। तो वाई निकाल लेना, यहाँ से वाई निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर 2d को नीचे ले आएंगे, 3 स्टेप आ जाएगी, d का मल्टीप्लाई कर देना, 2d को नीचे ले आना, यह आ जाएगा। फिर वाई एन प्लस 1 निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे n प्लस 1। जो n यहाँ लिखा है, इस n की जगह क्या लिखना है n प्लस 1। जैसे यहाँ हमने लिखा था इस n की जगह n प्लस 1, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस n की जगह n प्लस 1 रख देना। ब्रैकेट लगा के n प्लस 1 लिखना है, क्योंकि दोनों के साथ में n प्लस 1 आएगा, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा लिख देते हैं n प्लस 1, तो ये गलत हो जाता है। तो पूरे के साथ n प्लस 1 आएगा, क्योंकि n में 2 का मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 में भी। तो इस n की जगह n प्लस 1 लिख दिया, बाकी वैसे ही टर्म्स लिख दी, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, माइनस 1 को ऐसे लिख दिया माइनस 1। अब 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर 2n प्लस 1 हो जाएगा। और d ये बाकी कॉमन ले लिया, लेमड़ा अपन 2 d अपन 2d, इसको हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। और तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, बाकी ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब वाई प्लस 1 का मान निकाल गया। अब क्या करना, जैसे यहाँ किया था वाई प्लस 1 में से वाई को माइनस करेंगे, यहाँ पे भी वाई प्लस 1 में से वाई को माइनस कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे बीटा 2। बीटा 2 मतलब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, बीटा 1 दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ये दोनों चौड़ाई अपने को ध्यान रखना। तो वाई प्लस 1 में से वाई को माइनस कर देंगे, वाई प्लस 1 का मान ये हमने निकाल रखा है, ये यहाँ रख देंगे, ये रख दिया, माइनस वाई का मान ये निकाल रखा, यह रख दो, वाई दोनों के मान रखना, ये वाई प्लस 1 का मान है और ये वाई का मान है, दोनों को माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखो लेमड़ा बाई 2 डी बाई 2d, ये कॉमन ले लिया, लेमड़ा बाई 2 डी बाई 2d को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बचा, ये तो कॉमन आ गया, बीच में माइनस लगा दिया। फिर 2n माइनस 1 बचा, 2n माइनस 1, बीच में माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि ये माइनस है, ध्यान रखना। फिर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 2n हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 1, माइनस 2n से प्लस 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा लेमड़ा डी बटे 2d या d लेमड़ा बटे 2d। तो इस तरह से बीटा 2 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बीटा 2 को हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोलेंगे, क्यों? क्योंकि पथांतर हमने अदीप्त फ्रिंज का लिखा हुआ, इसलिए उसको हम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखना है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर n लेमड़ा और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 होता है। पहले yn का मान निकालना, फिर yn प्लस 1 का मान निकालना, फिर yn प्लस 1 में से yn को माइनस करना, दोनों स्थितियों में, दीप्त के लिए भी और अदीप्त के लिए भी। तो इस तरह से
अब दोनों में देखो बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 1 का मान कितना आ रहा है, बीटा 1 लेमडा डी बटे 2d आ रहा है, और बीटा 2 का मान ये भी लेमडा डी बटे 2d आ रहा है। दोनों के मान क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों की चौड़ाई बराबर ही होती है। यानी अब उसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम बीटा से प्रदर्शित करेंगे। अब बीटा मतलब दीप्त और अदीप्त दोनों की चौड़ाई होती है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि दोनों फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है। तो बीटा इक्वल टू डी लेमडा बटे 2d होती है। तो यदि मान लो आ जाता है क्वेश्चन कि यंग के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो फ्रिंज में दोनों की निकालना और अपन प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि दोनों की चौड़ाई जो होती है वो बराबर ही होती है, अलग अलग नहीं होती है, और उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब फ्रिंज की चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यह 3 कारक है। पहला डी, कैपिटल डी मतलब स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, ये स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, यदि बढ़ा देंगे, डी का मान बढ़ा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चौड़ा दोनों स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, डी का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो डी का मान यदि बढ़ा दिया तो बीटा का मान भी बढ़ जाएगा, यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। दूसरा लेमडा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अलग अलग प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अलग अलग होगी। ध्यान रखें, सभी प्रकाश के लिए एक जैसी तरंगदैर्घ्य नहीं होगी, लाल है, बैगनी है, अलग अलग कलर के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसकी फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल की, बेजानी हाफी नाला हमने पढ़ रखा, हाफी नाला, लाल की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। कभी आ गया कि निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होती है, तो लाल रंग की सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी। सबसे कम फ्रिंज की चौड़ाई किसकी होती है, तो बैगनी रंग की। क्यों होती है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, तरंगदैर्घ्य कम होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कम होगी। तीसरा हमारे पास 2d, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, यदि ये मान कम कर देंगे, 2d का मान यदि कम होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के, तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा, ये मान बढ़ेगा तो ये मान घट जाएगा, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यदि कम होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक चीज इसमें ध्यान रखना, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज सबको करते आना चाहिए, क्योंकि छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ, समरूप त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब दो भुजाएं कौन सी ले लेंगे, कोण के सामने भुजा ये ले लेंगे S2A, और इस कोण के सामने भुजा PQ ले लेंगे, तो S2A अपान PQ बराबर S1S2 अपान OP, S1S2 अपान OP। बस इतना याद रखना ये वाला। उसके बाद मैथमेटिकल में क्या करना है, मैथमेटिकल में क्या करना है, पथांतर का मान रखना, H2A का मान, H2A पथांतर कहलाएगा, दीप्त के लिए n लेमडा और अदीप्त के लिए 2n-1 लेमडा बाई 2 होगी। दोनों के लिए yn निकालना, yn+1 निकालना, और yn+1 में से yn को माइनस करना। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप यदि याद होगा तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा के साथ साथ में कॉम्पिटिशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।